नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने जेल में रखने पर उठे सवाल। गुजरात के शिक्षा मॉडल की एक और लापरवाही उजागर। विदेश में रहकर 8 साल से शिक्षिका ले रही हैं वेतन। और वडोदरा में करोड़ों की शराब का नाश, 9018 बॉटल्स पर घुमा बुलडोजर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह जमानत दे दी है। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, लेकिन अब आखिरकार उन्हें जमानत दे दी गई है। भगवान श्री भोलानाथ महादेवનો પવિત્ર શ્રાવણ માસ છે અને સત્યની જીત થઈ છે। આજે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ભારત દેશમાં શિક્ષા ક્રાંતિ લાવવાવાળા દેશના સૌથી આદર્શ ભૂતપૂર્વ શિક્ષા મંત્રી માનનીય શ્રી મનીષ સિસોદિયાજીને જામીન આપવામાં આવ્યા છે। ભાજપ દ્વારા ષડયંત્ર કરીને, દુષ્કૃત્ય કરીને, ખોટા આરોપો લગાવી અને સારામાં સારું શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કામ કરવાવાળા માનનીય મનીષ સિસોદિયાજીને ખોટી રીતે જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા। છેલ્લા લગભગ પોણા બે વર્ષથી મનીષ સિસોદિયાજીને ભાજપે જેલમાં પૂર્યા હતા। અનેક પ્રયત્નો પછી પણ એમને છોડવા દીધા નહીં। આ સિવાય ભાજપે એમને અનેક વખત લોભ લાલચ આપી કે મનીષ સિસોદિયા આમ આદમી પાર્ટી છોડીને જો ભાજપમાં જોડાઈ જાય તો ભાજપ એને જેલમાંથી છોડી મૂકશે અને એના ઉપરના ખોટા આરોપો બધા રદ કરશે। પોણા બે વર્ષ સુધી જેલમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું, પરંતુ ભાજપ સામે સરેન્ડર કરવાનું પસંદ ન કરનાર મનીષ સિસોદિયાના સંઘર્ષની આજ રોજ શાનદાર જીત થઈ છે। ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે। એક શાનદાર નેતાને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી ન્યાય મળ્યો છે, જમાનત મળી છે, જામીન મળ્યા છે। ખૂબ ખુશીનો દિવસ છે। હું મનીષ સિસોદિયાજીનું સ્વાગત કરું છું સક્રિય રાજનીતિમાં। आम आदमी पार्टी ना सौ कार्यकर्ताओं ने शुभेच्छा। गुजरात के शिक्षा मॉडल की पोल खोलती हुई एक और खबर सामने आई है, जिसमें 8 साल से अमेरिका में सेटल टीचर अभी भी गुजरात सरकार का वेतन ले रही हैं। ये घटना है गुजरात के अरवल्ली जिले के ताता तालुका के पानसा प्राथमिक स्कूल की, जिसमें शिक्षिका के रूप में कार्यरत भावना पटेल पिछले 8 साल से अमेरिका रहती हैं और वहीं का ग्रीन कार्ड भी उनके पास है। उसके बावजूद सरकारी स्कूल में उनका नाम चल रहा है। साल में एक बार आकर साल भर का वेतन लेने वाली इस शिक्षिका की सेटिंग काफी ऊंची हो ऐसा लगता है, क्योंकि साल के 10 महीने अमेरिका में रहने वाली ये शिक्षिका वेतन तो ले रही हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रही हैं। बोलो भावना बेन। भावना बेन ने तमे ओळखो છો? भावना बेन તમને ક્યારે ભણાવવા આવ્યા હતા? છેલ્લે ત્રીજા ધોરણમાં ભણાવવા આવ્યા હતા। હવે તમે કયા ધોરણમાં છો? ત્રીજા ધોરણ પછી તમને ભણાવવા આવ્યા હતા ભાવના બેન? नहीं आया। गुजरात के शिक्षा विभाग की ये सीधी सीधी लापरवाही है कि 8 सालों से ये पोलम पोल स्कूल में चल रही है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन करने वाला शायद कोई नहीं है, या फिर अधिकारियों के साथ भावना पटेल के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि बिना उपस्थिति के 8 साल से इस टीचर को सैलरी मिल रही है, जिस पर स्कूल की इंचार्ज प्राचार्य ने भी आपत्ति जताई है। श्री पांझा प्राथमिक शाळा હું અત્યારે ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે છું। આ પટ્ટાની આદિવાસી પટ્ટાની એક આ શાળા છે। મારે આવે આ સ્કૂલમાં 9 મહિના જેવો ટાઈમ થયો છે। હવે આ શાળામાં મેં જોયું છે એક ભાવનાબેન પટેલ નામના શિક્ષિકા છે, જે પોતે અમેરિકા શિકાગો સ્થાયી છે અને વર્ષમાં 1 મહિનો આવે છે। એટલા માટે આવે છે કે હું ચાલુ શિક્ષક છું ગણતરી કરાવવા માટે, અને આ ચાલી બી રહ્યું છે કેટલાય વર્ષોથી। અને બાળકોનું હિત શું? બાળકોને એક શિક્ષકની જરૂર છે, ત્યારે આ બેન ત્યાં ફોરેનમાં બેઠા છે અને જગ્યા રોકીને બેઠા છે। તો ભાઈ કાં તો શિક્ષક હાજર થાય, કાં તો એમની જગ્યા ખાલી કરે, અને એમને બધું મળી જ ગયું છે। હવે કહેવાનો મતલબ 27માં રિટાયરમેન્ટ થાય છે, તો સમજીને ખાલી કરી દે જગ્યા, કાં તો હાજર થઈ જાય। गुजरात में वैसे ही शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है, और ऐसे में इस तरह के शिक्षक सिर्फ वेतन लेने के लिए स्कूल में अगर बने रहें तो
आखिर कैसे पढ़ेगा गुजरात और कैसे बढ़ेगा गुजरात? गुजरात के वडोदरा के जोन नंबर 1 में आने वाले पुलिस स्टेशन सयाजीगंज, गोरवा, लक्ष्मीपुरा, फतेहगंज, नंदेश्वरी, छानी और जवाहर नगर की पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब का नाश किया गया। इन पुलिस थानों में विदेशी शराब की 9018 बॉटल्स पकड़ी गई थीं, जिनकी कीमत 1,62,00,000 रुपए लगाई गई। इस शराब का जोन नंबर 1 की डीसीपी जूली कोठिया और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में नाश किया गया। करोड़ों रुपए की कीमत की शराब पर बुलडोजर घुमा दिया गया। वडोदरा के धनोरा में शराब नष्ट की इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें नशाबंदी विभाग के अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। 7 પોલીસ સ્ટેશનના જેના હુકમ મળેલા છે કોર્ટ તરફથી નાશપાત્ર મુદ્દામાલ છે એ તમામનો આજે જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનની ધનોરા ગામની સીમમાં જે પંચાયત છે એની મંજૂરી મેળવી અને ત્યાં વિધિસરનો મુદ્દામાલ નિકાલ કરવાની કાર્યવાહીનું કામ ચાલુ છે, જેની અંદર 7 પોલીસ સ્ટેશનનો જે મુદ્દામાલ છે એ તમામની ટોટલ કિંમત 1,62,12,446 જેવી એમની રકમ થાય છે। ટોટલ 90,118 જેટલી બોટલ છે અને આ તમામ 225 ગુનાનો મુદ્દામાલ, જેની અંદર સિરપનો પણ સામેલ છે કે જે એક સમયે મોટા જથ્થામાં કબજે કરેલી હતી, એનો પણ નાશનો હુકમ આવેલો હોય તે નાશ કરવા માટે હાજર છે। गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा को क्रिएटिव नगरी के रूप में यूनेस्को में स्थान मिले, इस आशय के साथ हेरिटेज अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वडोदरा के मेयर पिंकी सोनी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा उपस्थित रहे। શહેરને ક્રિએટિવ સિટી તરીકે યુનેસ્કોમાં સન્માનભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તે માટે લગભગ છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી ગુજરાત સરકારના દંડક શ્રી આદરણીય બાલુભાઈ શુક્લાજી દ્વારા આ વિચારને મૂર્તિમંત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને આગામી તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ આ અન્વયે કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં માત્ર રાજકીય નહીં પણ બિન રાજકીય હોય કે પછી વડોદરા શહેરના વિવિધ શ્રેષ્ઠીઓ હોય અને અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં કામ કરતા પ્રબુદ્ધ નાગરિકો આ દરેકને વડોદરા શહેર પોતાના સુંદર શહેરને વધુ સુંદર બનાવવા, લિવેબલ બનાવવા, લવેબલ બનાવવાની દિશામાં કામ કરવા માટે સૌને એક સ્ટેજ મળે અને વડોદરા શહેરને ક્રિએટિવ સિટી તરીકે યુનેસ્કોમાં દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય એ માટે કામગીરી કરવાની દિશાના માટે કાર્યશાળાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ કાર્યશાળાના સંદર્ભમાં આજ રોજ સવારે એક બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌએ સાથે મળી અને આ દરેકે દરેક વિષયો જે વડોદરા શહેરના વિકાસલક્ષી કામો માટે છે બધા જ વિષયોની પોતપોતાના મંતવ્યો પણ રજૂ કર્યા અને વિચારો રજૂ કર્યા અને સૌ સાથે મળી અને વડોદરા શહેરના વિકાસની દિશામાં સારી પ્રગતિ કરી શકે તે માટે प्रतिबद्ध है। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा के एकलबारा की ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में हमेशा ही अग्रसर रही है। कंपनी द्वारा बायोफिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिससे एकलबारा के आसपास के गांव के ड्रेनेज के पानी का शुद्धिकरण कर पुनः उपयोग में लिया जाएगा। एकलबारा और आसपास के गांव का गंदा पानी तालाब में एकत्रित होता है। उस पानी को टैंकर के जरिए ट्रांसपैक कंपनी में लाकर उसका योग्य शुद्धिकरण कर पुनः इस्तेमाल में लिए जाने के प्लांट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हर रोज 3 लाख लीटर गंदे पानी का शुद्धिकरण कर पुनः उपयोग में लिया जाएगा। आज रोज ट्रांसपैक इंडस्ट्री खाते सुएज ट्रीटमेंट प्लांट નું મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું, જે અતુલભાઈ સાહેબ એના માલિક છે અને જેમને અમારા ડબાસા ગામનું જે કંઈ ગંદુ પાણી છે એ બધું કલેક્ટ કરવાનું અમારી જોડે એ લોકોએ નક્કી કર્યું અને અમારા ગામના સ્વચ્છતાની વધારવા માટે એમને જે સહકાર આલ્યો અને અમારા ગામમાં જે કંઈ બીમારીઓ ફેલાતી હશે એ હવે થોડા ઘણા અંશે અટકી જશે। બીજી વસ્તુ કે આગળ પણ એમને સહકાર હતો કે અમને અમારા ગામમાં રિચાર્જ બોર આપેલા છે, જે પાણીને સુધારો થાય। આજે ડબાસા ગામમાં 10 રિચાર્જ બોર છે, જે પાણીને સુધારો થઈ શકે। शुद्धिकरण किए गए पानी को कंपनी के साथ साथ पेड़ पौधों के जतन में इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिससे पानी की बचत तो होगी ही, पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा।
इस मौके पर जीपीसीबी के यूनिट हेड BD प्रसाद और जीपीसीबी के वडोदरा के अधिकारी JM महिडा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। જે ટ્રાન્સપેક ખાતે ટ્રાન્સપેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા 300 KLD નો એમનો એક સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, જે એક રીતે જોવા જાય તો એક અનોખો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે કે જેમાં ગામમાંથી પાણી લઈ અને એને ટ્રીટમેન્ટ કરી અને એમના પ્લાન્ટમાં પાછું વાપરવામાં આવશે. અત્યારે એમણે ફર્સ્ટ ફેઝમાં જે 300 KLD નો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ નાખ્યો છે, જે અત્યારે ગાર્ડનિંગમાં વાપરશે અને એક વખત સ્ટેબિલાઇઝ થઈ ગયા પછી એ લોકો 600 KLD નો બીજો પ્લાન્ટ અપગ્રેડ કરશે અને ત્યાર પછી એનું પાણીનો ઉપયોગ એ લોકોના પ્રોસેસમાં બી કરશે, જેના લીધે એમનો જે બોરવેલ પર જે નિર્ભરતા છે એ એમની ઝીરો થઈ જશે. એટલે હું આ સ્ટેજે તો દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીને એવી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે પોતાની આસપાસના જે ગામો છે એને એવી રીતે એડોપ્ટ કરી લે અને પોતાને ત્યાં આવો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવે જે એકદમ લો કોસ્ટ છે, કે જેમાં કોઈ કેમિકલ કે એવી મોટાભાગ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો પણ ઉપયોગ થતો નથી. અને બીજું કે આ એક સોર્સ એવો છે ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ વોટરનો કે એમને 12 માસ 24/7 મળશે, કે ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં તો ઇલેક્ટ્રિસિટીની બી જરૂર હશે કે એની પણ જરૂર પડશે, કે બોરવેલ પર નિર્ભરતા. અને તમને બધાને ખબર જ છે કે જે રીતે બોરવેલના હાલમાં TDS પણ વધી રહ્યા છે, નાઇટ્રેટનું પ્રમાણ બી વધી ગયું છે. તો આ રીતે અગર પાણીનો રીયુઝ થશે તો સમાજને બી ઉપયોગી થશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીને પોતાની જે વોટર રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પણ પૂરી થઈ શકશે. અહીંયા એક છેલ્લા 15 વર્ષથી જે મહેનત કરતા હતા, જેમાં જીપીસીબીના ચેરમેન કેયુરભાઈ મિસ્ત્રી તે વખતે અને હાર્દિકભાઈ શાહે જે સપોર્ટ આપ્યો, સલાહ આપી અને માર્ગદર્શન આપ્યું ને અહીંયા એફ્લુઅન્ટ જે સિટીનું હોય કે ગામનું ગંદુ પાણી હોય જેની અંદર સોલિડ અને લિક્વિડ બંને બી હોય, એનું ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે નેચરલથી થાય, વિધાઉટ કેમિકલી થાય, એનું રિસર્ચ પૂરું કર્યું. એનો 300 KLD નો પ્લાન્ટ અત્યારે આજે ઇનોગ્રેટ ચેરમેન સાહેબ બારડ સાહેબે કર્યો અને એનું આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જેનેથી આટલું બોરવેલનું પાણી વાપરવાની જરૂર નહીં પડે અને આ પાણી સીધું અમે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે વાપરી શકીશું, કુલિંગ ટાવર અને બોઇલર માટે. અને એનો ખર્ચો ખાલી 56 રૂપિયા 1000 લીટરનો આવે, અગેન્સ્ટ લોરીમાં લઈએ તો 70 થી 80 રૂપિયા આવે છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे,
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे ही प्लेयर बने। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। वहीं नीरज की मां बोली कि हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड जैसा, जिसने गोल्ड जीता वो भी मेरा बेटा ही है। वहीं उनके पिता बोले कि इंजरी की वजह से परेशानी हुई। नीरज का मेडल विनेश के जज्बे को समर्पित। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने आज से न्याय यात्रा की शुरुआत की है और गुजरात में हुए बड़े हादसे के पीड़ितों के लिए न्याय मांगने का अभियान शुरू किया है। लेकिन 5 साल पहले सूरत में घटे तक्षशिला अग्निकांड के अभिभावकों ने इस न्याय यात्रा में जुड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनका राजनीतिक दलों के साथ कोई लेना देना नहीं है और वे अपनी लड़ाई में राजनीति को नहीं लाना चाहते हैं। જે કોંગ્રેસ દ્વારા આજે યાત્રાનો પ્રારંભ થયેલો છે, અમને આમંત્રણ મળેલું છે, પણ અમે કોઈ પણ રાજકીય મુદ્દો બનવા માંગતા નથી. અમારી માંગણી ફક્ત ફાસ્ટ કોર્ટમાં કેસ ચાલે અને ઝડપી ન્યાય મળે. અમારો કેસ જ્યારથી કોર્ટમાં ચાલુ થયો છે ત્યારથી જે પણ કોઈ આવા સંવેદનશીલ કેસમાં બહારથી મદદ કરવા માંગતા હોય એને અમે તમામને આવકારીએ છીએ. પણ એક રાજકીય મુદ્દો બનાવીને કદાચ કોઈ રાજકીય લાભ ફાટવા ઈચ્છતું હોય અને અમારો લડતને ડાયવર્ટ કરવા માંગતું હોય તો અમે એવા લોકોને બિલકુલ અમારી લડતમાં અમે એન્ટ્રી થવા દીધી નથી. યાત્રામાં અમને આમંત્રણ મળેલું હતું પણ અમે આ 5.5 વર્ષ સુધીમાં આજથી સુધી કોઈ દિવસ કોઈ રાજકીય પક્ષે એન્ટ્રી થવા દીધી. અમારા છોકરાના નામે રાજકારણ થાય એમ ઈચ્છતા નથી. પક્ષ હોય કે વિપક્ષ હોય, આની જગ્યાએ પક્ષે કીધું હોત તો પણ અમે ના જાત. સરકારશ્રીનાથી કહેવામાં આવ્યું હોત તો પણ અમે ના જાત. રસ્તા ઉપર ન્યાય મળતો નથી. ન્યાયિક પ્રક્રિયા હંમેશા કોર્ટ થ્રુ થતી હોય છે. 5 વર્ષનો અમારો અનુભવ છે. તો અમને મદદ ખરેખર જ કરવી હોય તો અમને કોર્ટ થ્રુ જે ન્યાય પ્રક્રિયા ચાલુ છે એમાં મદદ કરો. ફાસ્ટ ટ્રેક ચલાવવા માટેની પોતાની તમારી અલગથી પીઆઈએલું કરો. હાઈકોર્ટને વિનંતી કરો. છતાં हाईकोर्ट नो माने तो सुप्रीम સુધી તમારી તાકાત છે, તમે જઈ શકો છો. અમારી તાકાત નથી. 15 अगस्त को मनाए जाने वाले आजादी दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के दाहोद में जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस और नगर पालिका के सहयोग से आयोजित तिरंगा यात्रा का प्रारंभ गुजरात के राज्य मंत्री बच्चू खाबर द्वारा किया गया। दाहोद बस स्टैंड से ये यात्रा शुरू की गई, जो विवेकानंद चौक, सरस्वती चौक, मानेक चौक, बिरसा मुंडा चौक होते हुए सिद्धराज जयसिंह तालाब पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में दाहोद विधायक कन्हैयालाल किशोरीलाल गरबाड़ा, विधायक महेंद्र भाभोर, जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, डीडीओ उत्सव गौतम, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज देसाई समेत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्कूली छात्रों और नागरिकों की उपस्थिति रही। करीब 2 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा दाहोद के लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान अलग अलग प्लॉट दिखाकर अवेयरनेस भी क्रिएट की गई। આ દેશની આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ સમયે આ દેશ 1947માં આઝાદ થયો. વર્ષોથી આપણે દર વર્ષે બે અવસર 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી ઉજવીએ છીએ. આ વર્ષે વિશેષ રૂપે દેશના વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું નેતૃત્વ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં તમામ જિલ્લા મથકે એક આ દેશની શાન બાન અને આઝાદી અપાવનારું આપણું જે ચિહ્ન છે ત્રિરંગો ધ્વજ સમગ્ર દેશના તમામ જિલ્લા મથકે, તાલુકા મથકે, મોહલ્લા, શેરીઓ અને શહેરોમાં ત્રિરંગા યાત્રા કાઢીને આવનારી 15મી તારીખે આ ભવ્યથી ભવ્ય આપણા રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી થાય એના ભાગરૂપે આજે દાહોદ જિલ્લાના
તમામ વહીવટીતંત્ર, ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ અને દાહોદ નગરના સૌ ગ્રામજનોના, શહેરીજનોના માધ્યમથી આજે આ ત્રિરંગા યાત્રા દાહોદની અંદર અમે એને ફરીને આજે આ છાબ તળાવ પર પૂર્ણાહુતિ કરવા માટે આવ્યા છે, એના માટેનો આજનો કાર્યક્રમ હતો। गुजरात के पाटन जिले के कांग्रेस विधायक डॉक्टर किरीट पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर पुलिस अफसरों के तबादले पर सवाल उठाए हैं। मैं राज्यना आदरणीय मृदु અને મક્કમ સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને એક પત્ર લખ્યો છે અને પત્ર એટલા માટે લખ્યો છે કે થોડા સમય પહેલા ગુજરાત રાજ્યની અંદર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે બિન હથિયારીની અંદર નોકરી કરે છે એમના માટે એક વિચિત્ર પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો કે એમણે 5 વર્ષ સુધી જે રેન્જની અંદર નોકરી કરી હશે એ રેન્જની બાજુની રેન્જ સિવાય એમની બદલી કરવામાં આવશે। ખરેખર આવો પરિવર્તન હોઈ ના શકે। સરકાર એ મને લાગે છે કે પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ એવી વાત કરી રહી છે। જે લોકો ખરેખર ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય, જે લોકો ટોળબાજ હોય, જે લોકોને જાહેર જીવનની હેરાનગતિ કરતા હોય, જે કાયદાનું પાલન વ્યવસ્થિત રીતે ના કરાવતા હોય કે ના કરતા હોય એવા પોલીસ અધિકારીઓ વિરુદ્ધે કાર્યવાહી કરવાને બદલે જે લોકો ઓનેસ્ટ છે, જે સમર્પણની ભાવનાથી નોકરી કરે છે એવા તમામ લોકોને એક લાકડી હાંકવા એ યોગ્ય નથી। બીજું, માત્ર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર માટે જ આવો પરિપત્ર કેમ? રાજ્યની અંદર ઘણા બધા વિભાગો છે, એ દરેક વિભાગની અંદર ડિવિઝન હોય છે, સબ ડિવિઝન હોય છે, સર્કલ હોય છે, તો એમના માટે પણ આવો નિયમ ના બનાવીને માત્ર પોલીસ અધિકારી માટે આવો પરિપત્ર કરવાથી એમના સામાજિક જીવન ઉપર અસર પડી છે। પોલીસ ગુજરાતની અંદર સ્ટ્રેસમાં જીવે છે। મોટાભાગના પોલીસ અધિકારી તમે જુઓ છો કે આત્મહત્યા પોલીસ કર્મીઓ કરી રહ્યા છે। આત્મહત્યાનું અને તણાવનું પ્રમાણ પોલીસની અંદર વધુ છે। श्रावण महीने में शिव जी की आराधना की अनोखी परंपरा है। इस उपलक्ष्य में श्रावण महीने के हर दिन सोमनाथ महादेव जी का अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। इसी के तहत सोमनाथ महादेव का श्री गणेश दर्शन श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन कर भक्त काफी अभिभूत दिखे। महादेव के ज्योतिर्लिंग पर भगवान गणेश जी की प्रतिकृति के दर्शन देखकर भक्त धन्य बने। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर गणेश जी की प्रतिकृति तैयार कर विभिन्न पुष्प, चंदन समेत के द्रव्यों से महादेव जी को सजाया गया। श्रावण महीने और विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में किए गए इस श्रृंगार को देखकर हर कोई निहाल हुआ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा हर साल एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। ऊर्जा नाम का ये एग्जीबिशन कोरोना के लॉकडाउन के टाइम से शुरू हुआ था और तब से हर साल इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। उसी तरह इस साल भी ऊर्जा का 4th एडिशन आज यानी 9 अगस्त और कल यानी 10 अगस्त को शुरू है, जारी है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर कहाँ से आर्टिस्ट और डिजाइनर्स आए हैं। यहाँ पर कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और जितने भी हैंड पीस होते हैं वो हैंडमेड तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है। यहाँ पर भुज, वेस्ट बंगाल, कोलकाता और ऐसी कई जगहों से देश भर से कलाकारों को चुना गया है जिन्होंने यहाँ पर आकर एग्जीबिशन लगाया है। तो चलिए यहाँ पर आपको झलक दिखाते हैं उन सभी आर्ट पीस और उन सभी डिजाइन्स की। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल एक स्टॉल है जहाँ पर भुज का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर साड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। तो यहाँ पे जानते हैं कि जो साड़ियाँ हैं इनमें क्या खास है और क्या डिज़ाइन इसे कहा जाता है। ये बंदेज की साड़ियाँ हैं। ये सब जो यहाँ पे नीचे पड़ी हुई हैं सब हैंडलूम हैं, जो बनास से बन के आती हैं, जो पूरा हैंडलूम से कड़वा वीव को बोलते हैं वो सब करके आए। उसके साथ कुछ डिज़ाइन रहती हैं जो हम बनाते हैं, हम वीवर्स को देते हैं, वो बना के देते हैं हमें। और बाद में जो बंदेज का होता है वो बंदेज हमें करवाता हूँ, जो मेरे यहाँ पे भुज में कारीगर हैं उनसे। इसकी ये साड़ी है, ये पूरा बंदेज हाथ से किया हुआ है और पूरा जो साड़ी वीव किया वो भी पूरा हाथ से। यहाँ पीछे देखेंगे आप तो पूरा कड़वा वीव है। कहीं पे भी यहाँ पे जो हैंडलूम का होता है वो इसकी पहचान होती है कि यहाँ से कट नहीं होता कहीं भी जरी। ये पूरा ऐसे पूरा हैंडलूम कड़वा है और बंदेज है सब में जो वो पूरा हाथ का ही है। कितना वक्त लग जाता है ये करने में, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं? जो बनास से आता है, बनास से कम 10 से 15 दिन साड़ी बनने में लगता है, वीव होने में। और जो बंदेज होने में है मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ। उससे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कारीगर पे डिपेंड करता है। सब अलग अलग फैक्टर्स हैं कि जैसे कि मानसून आ गया तो उसमें थोड़ा कम कारीगर यूज़ का वो करते हैं, बंदेज कम करते हैं।
जैसे कि समझ आ गया तो उसमें ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से तो सब फैक्टर्स डिपेंड करता है किस हिसाब से आएगी, कितना टाइम लगेगा उस पर। यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी स्टॉल्स हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टॉल है वहाँ पर महारानी राधिका राजा गायकवाड़ भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी साड़ियाँ देख रही हैं। ये स्टॉल है पश्चिम बंगाल की जो साड़ियाँ यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आई हैं और वो साड़ियाँ भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत है जो वो देख रही है। इसी तरह यहाँ पर कई सारे कारीगर आए हैं, कई सारे आर्टिस्ट आए हैं, कई सारे डिज़ाइनर्स आए हैं जो अपनी अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और उस प्रदर्शन को काफ़ी लोग सराहते हुए उसे देख भी रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब महारानी राधिका राजा गायकवाड़ जी से जुड़ते हैं। वो यहाँ पर अभी साड़ी पसंद कर रही हैं, तो उनसे जानते हैं अभी ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है उसके बारे में ये क्या कहेंगे। आप अभी यहाँ पर खुद सारी चीजें देख रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरा एग्जीबिशन जो मैं रखती हूँ हर साल, कारीगरों को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, एक रिश्ता कायम होता है और मेरे लिए तो एक बहुत ही सुंदर एक मिलन है बड़ौदा वासियों का और कारीगरों का कि उन दोनों को मैं अगर एक स्थान पे अपनी संस्था में एक दूसरे से जोड़ सकूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बड़ौदा जो इतनी सांस्कृतिक नगरी है उनको अगर मैं दूसरी प्रांतों के अगर कारीगरों की शैली सामने लाऊं तो और बड़ौदा ने बहुत ही प्रेम और सपोर्ट किया है ऊर्जा को, तो अच्छा लगता है। आपने भी शायद जो साड़ी पहनी है, जो बैग है और जो ज्वेलरी है शायद वो हैंडमेड ही है, तो आप हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं ये लग रहा है। जी, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बहुत ही मैं गौरव महसूस करती हूँ एज एन इंडियन। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। और मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की मशीन मेड लेबल प्रोडक्ट अपने जो कारीगरों की हाथ की चीज़ है उसको कंपेयर ही नहीं कर सकती। सो आई एम मोस्ट कंफर्टेबल वेयरिंग माय इंडियन क्लोथ्स। यहाँ पर एग्जीबिशन में कपड़ों के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ों का एग्जीबिशन लगा है, तो और क्या क्या और शहरों से आए हैं वो बता सकते हैं? कई जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल से आए हैं, असम से आए हैं, आपके राजस्थान से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से कई आर्टिसंस हैं, राजस्थान से, कश्मीर से। सो कई अलग अलग जगहों से हमने कोशिश करी कि ऐसा क्यूरेट हो कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो, अलग हो, होम डेकोर की आइटम्स हो, गिफ्टिंग की आइटम्स हो, अपैरल हो, साड़ियाँ हो, कुर्ते हो, जेंट्स के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो। सो ऐसे मन में रख के हमने क्यूरेशन किया है। यहाँ पर इसी के साथ में दूसरी एक स्टॉल भी लगी है जहाँ पर कोटा राजस्थान की साड़ियाँ, वहाँ की डिज़ाइनर कुर्तियाँ यहाँ पर देखने मिल रही हैं और बहुत ही अच्छा आप आर्ट वो देखेंगे कि साड़ी में जो आर्ट है उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों अलग है। जो दुकानों में हम साड़ियाँ खरीदते हैं, जो ऑनलाइन हम साड़ियाँ खरीदते हैं, उससे ये क्यों अलग है वो आपको पता चल जाएगा। इसे हाथ लगा कर भी आप देखेंगे तो इसका कपड़ा और इसकी डिज़ाइन आपको अलग ही देखने मिलेगी। इस साड़ी को कौन सी साड़ी कहा जाता है? जेरीकोटा डोलिया। जी मैम। वैसे हैंडमेड ही है ये? पैथनी वर्क के साथ भी देख सकते हैं और ऑल ओवर वर्क भी साथ देख सकते हैं। ये ऑल ओवर डबल टिश्यू के साथ है और ये पैथनी वर्क हो जाता है। ऐसे फ्लावर के साथ मिल जाएंगे आपको, ऐसे फ्लावर मिल जाएंगे आपको, ऐसे फ्लावर। और ये अगर ये ऐसा लहंगा देखना चाहो तो जेरीकोटा के साथ लहंगा भी मिल जाएगा आपको। और ये
स्कर्ट लहंगा मिल जाएगा आपको, कुर्तियाँ वगैरह है हमारे, सब रहता है कोटाडोरिया में। ये पूरा रियल जरी के साथ बना हुआ रहता है और पूरा हैंडलूम रहता है ये। यहाँ पर कपड़ों के साथ में एसेसरीज भी आप देख सकते हैं। जो ये सारे झुमके हैं, जो सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही हैं, नेक पीस है, ये सभी हैंडमेड हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे बनाया गया है। बहुत अच्छी कला उसमें देखी गई है। इसी तरह सिंपल में भी अगर आपको नेक पीस चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पर बनाकर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही और भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो पूरी तरह से हैंडमेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो मशीन से बनाई गई, वो सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई गई हैं और उसका प्रदर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है वो देखने में भी। और उसमें जो आर्ट वर्क है वो भी बहुत बारीकी से किया गया है। इसके साथ देखिए अजमेर का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है, जहाँ पर अब तक आपने देखा साड़ी, कुर्तियाँ और यहाँ पर जो वेस्टर्न वेयर हम पहनते हैं, एक डिज़ाइन पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक इंडियन टच आपको इन शर्ट्स में देखने मिल जाएगा। जो टॉप यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं वो देखिए बहुत ही अलग यूनिक डिज़ाइन के साथ में तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन टच भी देखने मिलेगा। इसी के साथ बड़ोदरा, हमारी कला नगरी कैसे पीछे रहेगी अपनी कला प्रदर्शित करने में, तो बड़ोदरा का स्टॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, डायरीज़ में भी हैंडमेड ऊपर से कवर किया हुआ है। साथ ही बैग्स, जो पोटली हम कहते हैं, ये फाइल कवर है, लैपटॉप केस भी आपको बहुत अलग डिज़ाइन में देखने मिल जाएगा। हमेशा हम जो मार्केट में ख़रीदते हैं वो एकदम सिंपल रहता है, बट ये हैंडमेड है और अलग डिज़ाइन के साथ में। इस तरह कई सारी चीज़ें जैसे कि पाउच है, कैप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इसके साथ यहाँ पर होम डेकोर का सामान भी आपको देखने मिल जाएगा। हमें घर सजाना बहुत पसंद आता है, उसी तरह यहाँ पर पॉट से लेकर कई सारी होम डेकोर की चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसकी झलक आपके सामने भी दिख रही है। वहीं सभी आर्ट डिज़ाइंस के साथ साथ यहाँ पर मोजड़ी, चप्पल, उन सभी चीज़ों में भी आपको हैंडवर्क बहुत ब्यूटीफुली देखने मिल जाएगा। सैंडल्स हो, मोजड़ी हो, हर चीज़ को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। उसमें मोती, कलर और जो डिज़ाइन फिलअप करने हैं उस तरह से यहाँ पर उसे सजाकर प्रिपेयर कर दिया गया है, जो पहनने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जो दिखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है, जिसकी झलक आप देख पा रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर बड़ोदरा की सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर राखी का स्टॉल लगाया है। ये राखियाँ उन्होंने हाथों से बनाई हुई है। वो राखियाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत राखियाँ ये सभी इन्होंने बनाई हैं और इनका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही ब्रेसलेट जैसी कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बनाकर प्रदर्शित करी हुई हैं। चलिए जानते हैं कि ये राखी बनाने में इन्हें कितना वक्त लगा है, कब से इन्होंने बनाना शुरू किया था। सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम फाल्गुनी है, मैं सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ।
और वहाँ से मुझे राखी बनाना सिखाया है मैम लोगों ने। और आस्था करके फाउंडेशन है, उन्होंने हमें थोड़ा सहारा दिया है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि राखी बना रहे हैं। कितना वक्त लगा ये राखी बनाने में आपको? हमें 2 महीने लगे हैं। हाँ। कौन कौन आपके साथ आपकी हेल्प करता था? हमारे जो पढ़ाते हैं वो टीचर है और हमें जो राखियाँ सिखाती है वो मैम है और पूरा स्टाफ है। सुरभि स्कूल की तरफ से ये स्टॉल पहली बार लगाया गया है और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर अपने हाथों से बनाई राखी प्रदर्शित कर सके। तो ये राखी बनाना जिन्होंने उन्हें सिखाया, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने पहली बार यहाँ पर इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। पहली चीज़ तो ये लड़कियाँ जो है इतनी टैलेंटेड है कि इनको एक बार कुछ सिखा दो तो एक ही बार में, पहली बार में ही समझ जाती है। एंड इतनी एंथुजियास्टिक है कि उनको सब सीखना है, बनाना है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम कि इनको यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्ट लेने का मौका मिला एंड होप दे कंटिन्यू दिस एवरी ईयर। इसी मौके पर यहाँ पर पद्म नारायणी नाम के स्टोर का जो है लॉन्च हुआ है। यहाँ पर इस एग्जीबिशन के बाद में भी जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो इस स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए इस स्टोर की भी आपको झलक दिखा देते हैं और साथ में इस स्टोर में और क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पद्म नारायणी स्टोर जो अब लॉन्च हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जीबिशन के बाद में भी क्या सारे सामान मिलेंगे और क्या क्या सामान मिलेंगे उसके बारे में बताइए। जी हाँ, एग्जीबिशन के बाद भी ये स्टोर खुला रहेगा सबके लिए और यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी महिलाओं ने बनाई है, हैंडमेड है, हैंडक्राफ्टेड है सारी। और यहाँ पे हमारे साइड में ही एक गृह उद्योग जैसा एक छोटा सा हमने क्रिएट किया है। वहाँ ये महिलाएं आती है और बहुत ज़रूरतमंद महिलाओं को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है और वो अपने हाथों से ये सब चीज़ें बनाती है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अवेलेबल होगी। जी, क्या इस स्टोर का कोई टाइमिंग होगा? अगर किसी को यहाँ पर आना है तो उन्हें टाइम के बारे में भी पता हो और जो चीज़ें यहाँ पर बिकेंगी, जो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर की जाएंगी, तो अभी फ़िलहाल जो एग्जीबिशन के लिए लोग आए हैं क्या उन्हीं के बनाए हुए सामान यहाँ पर रहेंगे या वडोदरा से भी कुछ आर्टिस्ट के सामान यहाँ पर बिकने वाले हैं? हमारा जो इन हाउस है पद्म नारायण के अंदर जो स्टोर में सामान रखा हुआ है वो तो है ही है। और ये एग्जीबिशन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एग्जीबिशन में ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। मतलब अगर आप मुझे अगर मैं कहूँ तो आप जम्मू कश्मीर से लेके कर्नाटक है, फिर कच्छ, भुज, वेस्ट बंगाल, असम, भोपाल, हरियाणा, पूना, मुंबई, सूरत, सब जगह से लोग आए हैं। जी, आज के इस एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज और कल जो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है उसके आज और कल का जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली हम करते हैं, हमारे जो आर्टिजन्स है, कारागिर है, जो भारत के, इंडिया के अलग अलग गांव में है उनका, और उनका जो हुनर है, उनकी जो कला है वो शहरों के लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो हम ऐसे कारागिरों को यहाँ लाते हैं, न्योता देते हैं उनको, यहाँ उनकी की हुई हाथ से बनाई हुई चीज़ों को हम एग्जिबिट करते हैं। तो हमारी जो बड़ौदा की जनता है और वैसे भी जो इसको एक माइलेज मिलता है उसके थ्रू सबको पता पड़े उनका हुनर का, उनकी कारागिरी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इसमें। और इसी तरह एक स्टार्टअप वाले जो लोग होते हैं, यंग विमेन है, लड़कियां हैं जिन्होंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है और तो आगे बढ़ना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री और डिज़ाइनिंग की फील्ड में, उनको भी हम यहाँ लाते हैं। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन न्यू एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स एंड आर्टिजन्स। So they all can interact with each other। अगर किसी डिज़ाइनर को किसी आर्टिजन को से कुछ बनवाना है तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वो एक साधन बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपको इस स्टोर की एक झलक दिखा देते हैं, जो इस एग्जीबिशन के बाद में भी आप यहाँ पर आकर हैंडमेड सामान खरीद सकते हैं जब कभी भी आप चाहें। उसका समय और सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह का ये स्टोर आपको नजर आएगा। यहाँ पर इस तरह अलग अलग चीज़ों का डिस्प्ले अलग अलग जगहों पर करा गया है।
अलग अलग चीज़ों का डिस्प्ले यहाँ पर अलग अलग तरह से करा गया है। आप सेंटर में देख पाएंगे कि बैंगल्स और जितनी भी सजने संवरने की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले की गई हैं और वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये हाथों से बनाई हुई सारी चीज़ें हैं। एक तरफ कपड़ों का डिस्प्ले किया गया है जहाँ पर कुर्तियों से लेकर बाजू में साड़ी भी रखी गई है जो आप अपने हाथों से चुन सकते हैं। आप अपने हाथों से उसे फील करके चुन सकते हैं और इसके साथ में अलग अलग चीज़ें हैंडमेड बनाई गई हैं। यहाँ पर वडोदरा मेयर पिंकी सोनी भी आई है इस एग्जीबिशन में, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे। जो हमारे महारानी जी है राधिका राजे गायकवाड़ जी, उनके द्वारा यहाँ जो महारानी चिमनाबाई उद्योगालय है जहाँ पर जो बड़ौदा शहर की बहन और बेटियाँ होती है तो उन लोगों के लिए उद्योग की तालीम दी जाती है। अलग अलग उद्योग की तालीम देके वो आप आर्थिक तौर पे पगभर हो सके, उसके लिए सालों से हमारे बड़ौदा में यहाँ पर बहन और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अगर पढ़ाई नहीं की है पर क्योंकि कुछ ना कुछ सर्जनात्मकता तो हर बेटी में हर बहन में होती है तो उसको निखार के फिर वो जीवन में इसी आर्ट से आगे बढ़ सके, कुछ उसमें से आर्थिक उपार्जन कर सके, उसके लिए उनको कंप्लीट तैयार किया जाता है। अभी हम यहाँ आए हैं जो सुरभि संस्था है जहाँ पे बेटियाँ जो ब्लाइंड बेटियाँ होती है उसकी संस्था होती है, वहाँ पर बेटियों को हर तौर से भले ही जीवन में, क्योंकि हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री ने भी जब भी किसी एक अंग की कार्यक्षमता का प्रॉब्लम होता है तो उनको दिव्यांग का नाम दिया है। दिव्यांग माने जब भी हमारा कोई एक अंग अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है तो ईश्वर उनको कोई दूसरे अंग में अलग से दिव्य शक्ति देते हैं। तो वैसे उन्होंने दिव्यांग शब्द का प्रयोग सबसे करने के लिए भी उन्होंने वो वक्त पे अनुरोध किया था। आज हमारी ये जो बेटियां हैं उनको 40%, 60% या 70% उनका आई विजन में प्रॉब्लम है, पर फिर भी उन्होंने जो अभी रक्षाबंधन राखी जो भाई बहन के प्यार का त्योहार है तो उन्होंने ये राखी खुद से बनाई है। और थोड़े दिन पहले हमारे जो मॉडल मैडम है मिताली मैडम, उनके द्वारा भी ये बेटियों के लिए एक जो ब्लाइंड बेटियां हैं उनके लिए एक फैशन शो का आयोजन किया था। तो हमारी बड़ौदा की कुछ जमीन, यहाँ की हवा ही ऐसी है कि किसी के लिए कुछ करना ये सबके मन में होता है। जैसे गुलाब होता है तो उसकी महक उसके खुद के लिए नहीं होती है, गुलाब अपने जीवन के शुरुआत से अपने जीवन के अंत के बाद भी वो अपनी महक देता रहता है। ऐसे ही कुछ बड़ौदा की धरती में भी ईश्वर के आशीर्वाद से सर्वेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है, तो उनके आशीर्वाद से बड़ौदा के लोग भी ऐसे बहुत ही मतलब इतने अच्छे हृदय के लोग हैं कि कुछ किसी के लिए कुछ करना है। अभी जो स्वकेंद्री जीवन जो हम लोग पूरी दुनिया में स्वकेंद्र मतलब अपने आप पे ही कंसंट्रेट करके जीने का जो तरीका चला जा रहा है, उसमें हमारे बड़ौदा में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। और हमारे जो महारानी जी है राधिका राजे गायकवाड़ जी, उनके द्वारा जो ये एक महिला और बहन बेटियों की उनको पगभर बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए जो एक नींव रखी गई थी उसको आगे बढ़ाने में सब साथ में एक साथ मिलके करते रहते हैं। मैं आज के ये जो एग्जीबिशन उन्होंने रखा है उनके लिए बहुत ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जो आर्टिजन यहाँ पर आए हैं और अपने शहर की और अपने खुद की आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो कला है, हस्तकला है, आर्ट है, उसको दुनिया को रूबरू कराने के लिए उन्होंने जो कमर कसी है उसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी इस एग्जीबिशन में मौजूद है और उन्होंने यहाँ एग्जीबिशन में सारी चीज़ें देखी हैं, तो उनसे जानते हैं कि कला नगरी में जो ये कला का प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में वो क्या कहेंगे। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़
ने आर्टिस्टों के लिए लेगेसी चालू किया। उसी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं राधिका राजे गायकवाड़ जी। इनका जो ऊर्जा फाउंडेशन है उसके द्वारा जो स्ट्रीट हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोशन के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो अलग अलग आर्टिजन है जो कि काफ़ी पुअर बैकग्राउंड है, जिनको अपनी प्रोडक्ट सेल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को मिलके उनकी आर्ट को देख परख कर बड़ौदा जैसे बड़े नगर में इनको यहाँ लाना, इनको यहाँ एकोमोडेशन देना और इनकी प्रोडक्ट के सही दाम मिले ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सके। सारी स्त्री है चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, वहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरह से हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव, जंगल इलाके, दूर दराज के इलाके, वहाँ पे जो आर्टिजन नेचुरल रिसोर्सेज से जो अपनी आर्ट और कला बनाते हैं उसको बेचने का सही मौका नहीं मिलता है, सही क्राउड नहीं मिलता है, सही कस्टमर नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों को दूर दराज के इलाके में जाना, उनकी आर्ट को परखना और इनको यहाँ लाना और बड़ौदा के शहरवासियों के सामने उनकी कला को प्रस्तुत करना वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। आगे एक स्टॉल देखा मैंने कि जो लोग ब्लाइंड है उन्होंने भी जो अपनी हैंडीक्राफ्ट है उसको सेल करने का स्टॉल लगाया। जैसे अलग अलग एरिया के गरीब लोगों के लिए और भारत की जो बोलते हैं फोक आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, उस सभी को प्रमोट करने का एक सबसे अच्छा जरिया है। इनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और सारे जो आर्टिजन हैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाए हुए, सभी के प्रोडक्ट के सही दाम मिले और लोग उनकी आर्ट कला को परखें और धीरे धीरे अभी तो भारत में बड़ौदा शहर में उनकी कला का प्रदर्शन हो रहा है। आशा करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो भारत की हस्तकला है उसको अच्छा मार्केट मिलेगा। मोदी साहब का जो कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो कोविड के टाइम पे इन लोगों ने ये पूरा एग्जीबिशन चालू किया। काफ़ी ख़राब समय था और उस टाइम पे लोगों को खाने पीने के तकलीफ थी, तभी इन लोगों को एक सही मार्केट देना और धीरे धीरे ये एग्जीबिशन अभी हम बोलते हैं कि उसकी ताकत बढ़ रही है और लोग इसको सराह रहे हैं। तो मैं खास करके महारानी राधिका राजे गायकवाड़ और उनके सारे जो सहयोगी है सभी को बधाई देता हूँ। हमारी कला नगरी जो कला को इतना सराहती है, इतना सपोर्ट करती है, उसी तरह महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा भी ये सपोर्ट जारी है और कला और कलाकारी दोनों को ही साथ देने का, सपोर्ट करने का एक ये जो कोशिश की जा रही है बहुत अच्छी की जा रही है। ऊर्जा एग्जीबिशन जो लगा है वो आज और कल यहाँ पर लगेगा। अगर आप भी यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। इसके सिवा भी यहाँ पर जो पद्मनारायणी स्टोर का उद्घाटन हुआ है वहाँ पर आप कभी भी आकर अपनी मनपसंद हैंडमेड चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरह बड़ौदा शहर और देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप VNM TV को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ आप जियो TV पर भी हमें देख सकते हैं 498 नंबर के चैनल पर। गुजरात के अमरेली जिले से एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें लाठी के हिराणा गांव में पशुओं को चराने गए 3 बच्चे तालाब में डूब गए। एक के बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक तीनों बच्चे पानी में डूब गए, जिसमें से एक बच्चा तो सुरक्षित रहा लेकिन 2 बच्चे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी होते ही गांव के सरपंच और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे 2 बच्चों के शव को लाठी सिविल अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में 12 वर्षीय धार्मिक गोलानी और 10 वर्षीय तुषार गोलानी की मौत हुई है। ये दोनों सगे भाई थे, जिसके चलते कोली समाज में मातम छा गया है। छोटे से गांव में 2 बच्चों के डूब जाने से शोक का माहौल देखा गया है। इस मामले लाठी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा गाम में कोળી समाजना बने बाळको सवाરમાં તળાવમાં ડૂબ્યા એનો મને 9:30 ફોન આવ્યો અને એની ઉંમર અંદાજે 10 થી 12 વર્ષ છે। અમે સ્થાનિકો દ્વારા એને બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને બાજુની સિવિલ હોસ્પિટલ લાઠીમાં એને સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા। ત્યાં ડૉક્ટર દ્વારા તપાસવામાં આવ્યા તો મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા। તે બદલ અમારા ગામમાં શોકમગ્ન બન્યું છે અને बहुत दुखद घटना कहवाय।
गुजरात के महसाणा में श्री सार्वजनिक BSW MSW कॉलेज की 11 छात्राओं द्वारा स्टूडेंट फॉर सेवा महसाणा नगर और श्री सार्वजनिक BSW MSW कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें JM चौधरी कैंपस की 1000 बच्चियों को माहवारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कांति त्रिवेदी द्वारा माहवारी, जातीय रोग, आहार, पोषण, स्वबचाव, सामाजिक लिंग भेद, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं, इन सभी पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। खासकर माहवारी के दौरान महिलाओं में होने वाली बीमारियों और इस दौरान रखे जाने वाली स्वच्छता पर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही सैनिटरी पैड का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर भी विशेष जानकारी दी गई, ताकि महिलाओं का और खासकर नाबालिग बच्चियों का जातीय स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। आ ऋतुमती अभियान स्टूडेंट फॉर सेवा अंतर्गत चाले छे, जेमां अमारी कॉलेजनी BSW MSW कॉलेजनी 11 दीकरीओ जोड़ाई छे अने अत्यारना समयमां मासिक स्राव छे, जातीय रोगो छे, महिलाओना कायदा छे, खूब जरूरी छे दीकरीओ माटे। अने आमां सरकारना विना मूल्ये अमे लोको एमां जोड़ाया छीए अने अमारे महेसाणानी 15 स्कूलमां अने 1500 दीकरीओनो लक्ष्य छे। મારું નામ પટેલ સ્વેની છે। હું શ્રી JM ચૌધરી સાર્વજનિક વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરું છું। ઋતુમતી અભિયાન દ્વારા આજે ક્રાંતિ મેડમને અમે ઘણી એવી માહિતી આપી જે અમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જરૂરી હતી, જેમ કે માસિક ચક્ર દરમિયાન શ્વાસની કેવી રીતે જાળવણી લેવી, ગુડ ટચ, બેડ ટચ, મહિલા સશક્તિકરણ વગેરે જેવી માહિતી આપી, જે બદલ એમનો અને એમની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। VNM फाउंडेशन के मानसिक स्वास्थ्य जागृति अभियान प्रोजेक्ट पहल के अंतर्गत आज छात्रों ने सीखा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जिसमें समझाया गया कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। छात्रों से चर्चा की गई कि स्वस्थ आहार लेने से हमें शारीरिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलती है, उसी तरह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा सुखी, शांत और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है हमारी भावनाएं, विचार और व्यवहार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करते हैं। अनावश्यक तनाव को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। पहल प्रोजेक्ट वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा संचालित मां प्राथमिक शाला में आने वाले 6 महीनों तक जारी रहेगा। इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में CII द्वारा गुजरात एक्सपर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक कैसे ले जाया जाए उस पर चर्चा की गई। इस चर्चा में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर जेम्स, अरविंद ग्रुप के अध्यक्ष कुलीन लालभाई, राजीव मिश्रा, विनोद अग्रवाल, तरुण शर्मा, गिरीश अग्रवाल, सुनील दवे जैसे बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पर ले जाने पर विशेष चर्चा की गई। The 5 trillion economy is a very important goal, especially if India has to actually become a developed country by 2047. It is a difficult goal, but not impossible at all. इसमें गुजरात का
I think involvement has to be very high because Gujarat is actually leading in terms of India's exports. So Gujarat should continue to grow and should actually grow faster when compared to other states within the country. So if you have to actually meet this objective, then investment has to happen. Traditional sectors will have to grow faster. And in new areas like energy, infrastructure, port facilities, aviation facilities, Gujarat has a lot of things to achieve. आज हम CII गुजरात में हमने एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस का एक इवेंट किया। इंडिया को विकसित बनने के लिए विकसित गुजरात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग रहेगा उसमें, और हमने आज वो चर्चा की कि गुजरात को नेक्स्ट लेवल इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जाने के लिए एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे हम गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। आज इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में से गुजरात का हिस्सा 30% है, यानी कि गुजरात स्टेट सबसे ताकतवर है एक्सपोर्ट्स में। पर आने हुए सालों में हमें इसको काफ़ी स्केल अप करना पड़ेगा। तो कौन से इनेबलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, कम्पेटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं फॉर गुजरात एक्सपोर्ट्स टू गो अप। तो उसकी काफी चर्चा की हमने आज। गुजरात के सभी शहरों में आजादी दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा के आयोजन प्रस्तावित हैं। इसी के तहत सूरत में 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा लोगों को तिरंगों का वितरण किया गया और सभी से 15 अगस्त के दिन अपने घरों और वाहनों पर तिरंगा लहराने की अपील की गई। गुजरात के अमरेली में भी पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह की सूचना के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न इलाकों में 250 से ज्यादा फ्लैग वितरण किए गए। गुजरात के सभी जिलों में विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। भरूच के झगड़िया तालुका के राजपारड़ी में इस मौके पर भव्य आयोजन किए गए, जिसमें गुजरात विधानसभा के उप दंडक कौशिक वेकरिया समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। इस मौके पर आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाती हुई कई प्रस्तुतियां दी गयी, जिसमें लोक नृत्य और लोकगीत आकर्षण का केंद्र बने। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही उनकी संस्कृति को कायम रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर राजपारडी में अफ्रीकन डांस आकर्षण का केंद्र बना। झगड़िया के रतनपुर में अफ्रीकन सीधी लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जो देश दुनिया में अफ्रीकन डांस के लिए जाने जाते हैं। उनका डांस सीधी धुमाल के रूप में जाना जाता है। गुजरात राजपीपला के विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस मौके पर आदिवासी समुदाय द्वारा रैली का आयोजन किया गया। 9 अगस्त को मनाए जाते विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राजपीपला के समस्त आदिवासी समाज द्वारा टाउन हॉल में ये आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही आदिवासी संस्कृति को कायम रखने पर जोर भी दिया गया। રાજપીપળામાં એક તો વિશ્વ આદિવાસી ગૌરવ દિવસ એટલે આદિવાસી સમાજનો એકતા દિવસ, આ આદિવાસી સમાજનો ખૂબ જ ગૌરવવંતો દિવસ કહેવાય। એટલે આજે રાજપીપળાના ગાર્ડનની અંદર સૌપ્રથમ સ્ટેજના જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે એમાં આદિવાસી સમાજ ધરતી માતાને ખૂબ જ માને છે, એટલે ધરતી માતાની પૂજા કરવામાં આવી છે। યામોગીની પૂજા કરવામાં આવી છે। યામોગી એવી એક કુળદેવી છે કે જગત પર તમામ દેવી દેવતાઓના હાથમાં હથિયારો છે, પણ આ દેવી યામોગીના હાથમાં અનાજ અર્પણ કરવાનો એક આપણે જે
સરસ કહે છે એ છે। गुजरात के दाहोद में भी विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावरिया, विधायक और अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर आदिवासी समाज की उन्नति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। ડીવાયએસપી સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે। ચિરાગભાઈ સંઘાડાને વિનંતી। આપણા જિલ્લામાં લગભગ 75% વસ્તી આદિજાતિની છે અને એ આપણને આ ભીડ ઉપરથી પણ ખબર પડે છે। गुजरात के छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें वृक्षारोपण, रैली समेत के आयोजन शामिल रहे, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक खूबसूरत रूप से देखने मिली। गुजरात के अरवल्ली में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। आदिवासी अग्रणियों और आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर इस मौके पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी समस्याओं को दूर करने की मांग की। गुजरात के डभोई में 9 अगस्त को मनाए जाते आदिवासी दिवस का खूब उत्साह देखने मिला। इस मौके पर आयोजित रैली में आदिवासी समाज के लोगों का लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। डीजे के ताल पर शिनोर 4 रास्ता से इस रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। गुजरात के महसाणा में भी आदिवासी समाज के भव्य इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा लेकर इस दिवस को विशेष रूप से सेलिब्रेट कर आदिवासी समाज की अस्मिता को कायम रखने की कोशिश की गई। जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण के साथ जुड़े आदिवासी समाज की गौरव यात्रा का महसाणा में आयोजन किया गया, जिसमें तीर कमान के साथ आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। गुजरात के बोडेली में भी विश्व आदिवासी दिवस सांस्कृतिक आयोजन के साथ मनाया गया और डीजे के साथ अलीपुरा से सुंदर रैली आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी भाई बहन अपने पारंपरिक वस्त्रों और शस्त्रों में सज्ज देखे गए। आदिवासी नृत्य की झलक भी बोडेली के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। गुजरात के सूरत में भी आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया। सिविल हॉस्पिटल में आदिवासी दिन मनाते हुए नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया गया। हाथों में तिरंगे के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर इस दिवस को मनाया गया। भारत माता की जय, भारत माता की गुजरात का पंचमहाल जिला भी आदिवासी इलाके में शामिल है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस पर यहाँ भी विशेष आयोजन किए गए, जिसमें अपने हथियारों के साथ आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। साथ ही आदिवासी लोक नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। भाई तमाम विनंती है कि जल्दी आओ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।